गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? सब एकदम फर्स्ट क्लास। गुड मॉर्निंग। यस यस, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। थैंक यू। आ जाओ फटाफट से आ जाओ। आज हम क्या करेंगे? आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। 2 दिन से हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। आप भी बोर हो गए होगे, मैं भी बोर हो गया हूँ। ठीक है, जल्दी से इसको निपटाते हैं सो दैट हम नेक्स्ट चैप्टर पे चल सके, थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट डिस्कस कर सके। राइट। यस अदिति। ओके ठीक है, बाकी बच्चे आ जाएंगे। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सो देखो, आज हम कहाँ से शुरू करेंगे? आज हम शुरू करेंगे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग से। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या क्या होती है? ठीक है, हमने अभी तक पढ़ लिया अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, ये सब चीज़ें क्या होती है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्या अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस भी होती है। राइट देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। लिमिटेशन का मतलब क्या है कि भाई कुछ तो कमी है अकाउंटिंग में, हाँ या ना। अकाउंटिंग परफेक्ट तो नहीं है, कुछ तो कमी है अकाउंटिंग में। तो अब वो क्या लिमिटेशंस हैं, क्या उसमें दिक्कत है, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। राइट ठीक है, किसी को याद है उन्होंने 11th में ये टॉपिक पढ़ा था? हाँ जी, एनीवन? किसी को कुछ याद हो? हाँ, 11th में भी ये टॉपिक था, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन हमने तो 11th पढ़ी नहीं है। राइट, किसी को भी याद नहीं है? वाह कितने शानदार, वेरी गुड। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं, एक एक करके। हाँ, कुछ कुछ बच्चों को थोड़ा थोड़ा याद है। राइट ठीक है, देखो थोड़ा थोड़ा याद है, करेक्ट। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो कि काउंटिंग की लिमिटेशंस क्या होती है। एक्चुअली में काफ़ी सारी लिमिटेशंस यहाँ पे दे रखी है, लेकिन टाइम टू टाइम वो इम्प्रूव हो रही है। टाइम टू टाइम वो इम्प्रूव हो रही है। राइट ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि भाई कौन कौन सी लिमिटेशंस हो सकती है। तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है या सबसे बड़ी जो लिमिटेशन है वो क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप मनी में मेजर नहीं कर सकते। ये सुनो, क्या हो गया? ब्लर है आज वीडियो थोड़ी सी। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आज वीडियो थोड़ा ब्लर है, ऐसा है क्या? सबको ऐसा लग रहा है या किसी किसी बच्चे के साथ ऐसा है? अच्छा, सबको ही ऐसा लग रहा है। ऑल राइट, एक सेकंड दो मुझे, लेट मी चेक कि ऐसा क्यों हो रहा है। राइट, विजिबल है, समझ में आ रहा है एवरीबडी? नहीं तो बस सुन लो, एक बार सुन तो लो, बुक से पढ़, बुक आपके पास है ना? ठीक है, विजिबल है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ध्यान से सुनो, तो सबसे पहला लिमिटेशन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहला लिमिटेशन हमारा क्या है? सबसे पहला लिमिटेशन है कि यार ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जस्ट बिकॉज कि आप उनको मनी में मेजर नहीं कर सकते, तो भाई इसका मतलब आप उनकी अकाउंटिंग नहीं कर सकते। क्योंकि अकाउंटिंग हम उन्हीं ट्रांजेक्शन्स की कर सकते हैं जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हो। यस और नो? फॉर एग्जाम्पल अब मान लो अगर कोई बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, तो आपको क्या लगता है उसके पीछे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? क्या क्या रीज़न हो सकता है कि एक बिजनेस बहुत ही बढ़िया कर रहा हो? क्या बिजनेस है? जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी भी बिजनेस के बारे में सोच लो जो आपको लगता है कि यार ये है जो बंदा बिजनेस कर रहा है, जो बंदा धंधा कर रहा है। राइट, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है? टीम का, जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो मैनेजमेंट होती है। राइट, एम्प्लॉयज़ कितने स्किल्ड हैं, क्योंकि काम किसको करना है? काम तो लोगों को करना है, काम तो एम्प्लॉयज़ को करना है। अगर आपके एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड हैं, एम्प्लॉयज़ का विजन सेम है, वो आपके विजन को समझते हैं, ठीक है, स्किल्ड हैं, तो आपका बिजनेस चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्या पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, पूरी अकाउंटिंग में आप कहीं भी ये मेजर करते हो कि भाई क्या ये कभी शो करते हो कि मेरे एम्प्लॉयज़ बहुत बढ़िया है इसलिए मेरा बिजनेस चला है, इतना प्रॉफिट मेरा इतना इसलिए आया है क्योंकि मेरे एम्प्लॉयज़ बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत स्किल्ड है? नहीं। ये सुनो, तो बेसिकली क्या प्रॉब्लम हो गई कि भाई आप इसको कहीं पे दिखाई नहीं रहे हो। ये फैक्टर्स अकाउंटिंग मतलब आ ही नहीं सकते ना, क्यों? क्योंकि मनी में मेजर नहीं हो सकते। तो ये एक लिमिटेशन हो गया, ऑफ कोर्स एक ये लिमिटेशन हो गया। और क्या हो सकता है? हाँ जी, और लिमिटेशन क्या है? अब दूसरा लिमिटेशन देखो क्या है।
अब ये कह रहे हैं कि सुनो, आप बैलेंस शीट बना रहे हो, अच्छा बना रहे हो, अब बैलेंस शीट बना रहे हो पिछले 1 साल की, हाँ या ना, क्या बना रहे हो, पिछले 1 साल की बैलेंस शीट बना रहे हो कि भाई हमारे पास इतने एसेट्स हैं, हमारे पास इतना लाइबिलिटी है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप रिकॉर्डिंग करते हो ना, वो हिस्टोरिकल डेटा की करते हो। मैंने क्या बोला, आप जो अकाउंटिंग कर रहे हो वो पिछले डेटा की कर रहे हो, लेकिन 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 हमें इंटरेस्ट किस में है, हमें इंटरेस्ट है फ्यूचर जानने में कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। क्या बोला मैंने कि भाई मुझे क्या इंटरेस्ट है कि चलो ठीक है, मैंने पिछले 1 साल की अकाउंटिंग कर ली, मुझे 1 साल में मुझे पता चला कि पिछले 1 साल में मैंने कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, मेरी बैलेंस शीट क्या है, सब कुछ मुझे पता चल गया, ठीक है भाई, समझ में आ गया। लेकिन मुझे पिछले साल का डेटा क्या, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, चला गया ना वो साल तो गया भाई। जो टाइम आने वाला है, जो साल आने वाला है, उसके बारे में बताओ। क्या आप उसके बारे में बता सकते हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है? नहीं ना, फ्यूचर में क्या होने वाला है वो तो नहीं बता सकते, राइट। आप तो मुझे पास्ट डेटा के बारे में बता रहे हो। तो अगेन क्या बोला जा रहा है कि भाई पास्ट डेटा की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखो, बैलेंस शीट शोज द पोजीशन ऑफ बिजनेस ऑन द डे ऑफ इट्स प्रिपरेशन एंड नॉट ऑन द फ्यूचर डेट। ये बताओ ना फ्यूचर में क्या होने वाला है, तब मज़ा आएगा। लेकिन ये तो वो नहीं बताती है अकाउंटिंग की फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल लेते हैं कि लेट्स से आपने 2010 में एक बिल्डिंग परचेज की थी, या सिंपली बोलता हूँ एक लैंड परचेज की थी, जो थी 1 करोड़ की। कितने की थी? 1 करोड़ की। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई 1 करोड़ की आपने लैंड परचेज करी है, ठीक है, 2010 में, 12 साल पहले। बैलेंस शीट में आज लैंड की वैल्यू कितनी शो हो रही होगी? एवरीबडी, आज लैंड की वैल्यू कितनी शो हो रही होगी, क्या लगता है आपको? सेम, राइट, बिल्कुल सही। क्या शो हो रही होगी? आज भी 1 करोड़ ही शो हो रही होगी, 1 करोड़ ही शो हो रही होगी, राइट, क्योंकि उस पर तो डेप्रीसिएशन भी नहीं लगता है, सेम ही शो हो रही होगी। बात समझ में आ रही है, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, 12 साल हो गए, 12 साल, क्या आज भी लैंड की वैल्यू 1 करोड़ ही होगी? आप बैलेंस शीट में 1 करोड़ शो कर रहे हो, क्या आज भी लैंड की वैल्यू 1 करोड़ होगी? नहीं, राइट। तो बेसिकली जो आप बैलेंस शीट में अपने एसेट्स दिखा रहे हो, ये सब चीज़ें दिखा रहे हो, वो करेक्ट वैल्यू पे तो नहीं दिखा रहे हो। आप क्या कर देते हो, आप जो चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में, क्या चेंजेस हो रहे हैं? इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई बढ़ रही है, उससे प्राइस चेंज हो रहा है, वो आप कहीं शो नहीं कर रहे हो। यस और नो, आप किस पे स्टिक हो? और 1 करोड़ मैं क्यों दिखाता हूँ, इसका मेन रीज़न क्या है कि मैं अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता, क्योंकि जो प्रूफ है, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट होता है कि मैंने 1 करोड़ की लैंड परचेज करी है। अब मेरे पास प्रूफ 1 करोड़ का ही है, इसीलिए मैं बैलेंस शीट में 1 करोड़ ही दिखाता हूँ, मैं मार्केट वैल्यू पे शो नहीं करता। लेकिन एक लिमिटेशन है ऑफ कोर्स, क्योंकि आपकी बैलेंस शीट करेक्ट पिक्चर शो ही नहीं कर रही। आपके पास हो सकता है ये लैंड की वैल्यू आज 50 करोड़ हो, 50 करोड़ की लैंड आप 1 करोड़ पे शो कर रहे हो, क्या बात हुई भाई? ये सुनो, तो चेंज इन मनी फैक्टर्स ये इग्नोर कर देता है। क्या कर देता है? इग्नोर कर देता है। यस एवरीवन, राइट, ठीक है। हाँ जी, फोर्थ क्या कहता है कि भाई कई बार क्या होता है कि आपके खुद के बनाए हुए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ही एक दूसरे से लड़ लेते हैं, एक दूसरे में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अब ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अगर पहले किसी ने नहीं पढ़ा है तो टेंशन मत लो, हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने हैं। अभी के लिए आप ये मान लो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मतलब एक गाइडलाइंस होती है, कुछ रूल्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि अकाउंटिंग करनी कैसे है। कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, एक फ्रेमवर्क होता है जो आपको बताएगा कि अकाउंटिंग कैसे करनी है, ठीक है। अब सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो सकता है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। आपको पता है एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, याद है किसी को? हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है किसी बच्चे को? अगर याद हो, किसी बच्चे को गलती से थोड़ा सा याद हो, थोड़ा सा याद है? हाँ जी, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई देखो सिंपल सी बात है, जैसे हमने अभी लैंड का एग्जांपल लिया कि 1 करोड़ की लैंड है तो 1 करोड़ पे परचेज करोगे, तो ये किसने बोला था? हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया था कि भाई जो भी आपने एसेट्स वगैरह परचेज करे हैं उनको हमेशा कॉस्ट पे ही शो करना है, मार्केट वैल्यू पे शो नहीं करना, हाँ या ना? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट यही बोलता था, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट यही बोलता था कि आपको हमेशा किस पे शो करना है? आपकी कॉस्ट पे शो करना है, मार्केट वैल्यू पे शो नहीं करना। अच्छा,
अब एक कॉन्सेप्ट और था, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। एवरीवन याद है कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या था? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट तो याद होगा, है ना। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता था कि आपको अपने लॉसेस वगैरह तो आज रिकॉर्ड करने हैं जो आपको लग रहा है कि होने वाले हैं, आपके एस्टिमेटेड लॉसेस, प्रोबेबल लॉसेस, वो आपको आज रिकॉर्ड करने हैं, लेकिन एस्टिमेटेड इनकम्स वगैरह रिकॉर्ड नहीं करनी। मैंने जैसे बोला कि ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो जिसने नहीं पढ़ रखा, ठीक है। लेकिन प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में ना एक और एग्जाम्पल था, अगर आपको याद हो, कि जो हमारा स्टॉक होता है, क्या होता है, स्टॉक या इन्वेंट्री, जो हमारी इन्वेंट्री होती है, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है, कुछ भी होता है, इसकी वैल्यूएशन कैसे होती है? कॉस्ट या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ जी, किसी को याद है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक आप किस पे रिकॉर्ड करते हो? या तो कॉस्ट पे या उसके नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। हाँ, कुछ बच्चों को याद है। अब अगर एक बात बताओ, मान लेते हैं कि स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक का जो कॉस्ट है वो है समझो 1 लाख रुपए, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है कि अगर आप उसको आज मार्केट में बेचने जाओगे तो कितने का बिकेगा? अगर आज आप मार्केट में बेचने जाओगे तो कितने का बिकेगा? मान लो ये आ रहा है 60,000। कितना आ रहा है? 60,000। तो आप अपने स्टॉक को कितने पे शो करोगे? एवरीबडी कितने पे शो करेंगे हम? 1 लाख पे या 60,000 पे? हाँ जी, कितने पे शो करेंगे? 60,000। बहुत बढ़िया, कितने पे शो करेंगे? 60। अब मुझे एक बात बताओ, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ने क्या कहा था कि भाई अपने एसेट्स को किस पे रिकॉर्ड करो? कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो। किस पे रिकॉर्ड करो? कॉस्ट पे। अभी प्रूडेंस ने तो उस चीज को मना कर दिया। अगर आप देखोगे तो यहां पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ या नहीं हुआ? बताओ, हुआ या नहीं हुआ? हाँ, हुआ, राइट, हुआ ना भाई। हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट तो आपने फॉलो नहीं किया। तो ऐसे कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जो आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं, ठीक है। आपस में सबका अपना अपना रीजन है, ठीक है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन का रीजन है कि क्यों आप उसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे शो कर रहे हो, तो वो हम डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है। ओके, इसके बाद फिफ्थ क्या कहता है कि भाई जो अकाउंटेंट है ना वो अपनी पर्सनल जजमेंट बहुत यूज करता है। अब पर्सनल जजमेंट का मतलब क्या हो गया? देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। आपके सामने, ठीक है, आपके सामने अगर 2-3 चॉइसेस रख दी जाएं, क्या रख दी जाए? 2-3 चॉइसेस, ठीक है। आपके सामने मान लो 3 चॉइस है, आपको 3 में से एक सेलेक्ट करना है, अपने मन से सेलेक्ट करना है, आपको जो समझ में आए वो सेलेक्ट करना है। तो आप अपनी जजमेंट यूज करोगे। आपको कोई बता तो नहीं रहा कि इसको सेलेक्ट करो, उसको सेलेक्ट करो, नहीं, आप अपनी जजमेंट यूज करोगे ना। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं डेप्रिसिएशन का। अब आपको पता है डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के मेनली 2 मेथड्स होते हैं, और भी होते हैं लेकिन मेनली 2 मेथड्स मान लेते हैं। एक SLM है, एक WDV है। अब बात यह है कि भाई आप इन दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हो। किसके हाथ में ऑप्शन है? अकाउंटेंट के हाथ में ऑप्शन है। किसके हाथ में? अकाउंटेंट। अब मुझे बताओ, अकाउंटेंट किसका? बिजनेस का। तो वो क्या सोचेगा कि यार मैं कौन सा मेथड चूज करूं? वो वाला मेथड चूज करता हूं जिसमें मेरे बिजनेस का फायदा हो। हाँ या ना? हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ऐसा होता है, लेकिन हो सकता है या नहीं हो सकता, है ना। वो तो अपने बिजनेस के बारे में सोचेगा कि अगर वो ये चाहता है कि बिजनेस इस बार ज्यादा प्रॉफिट शो करे तो वो वाला मेथड चूज करेगा जिससे डेप्रिसिएशन कम आए। अगर वो चाहता है कि बिजनेस इस बार लॉस शो करे तो वो वाला मेथड चूज करेगा जिससे डेप्रिसिएशन ज्यादा आए। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं जहां पे अकाउंटेंट अपनी पर्सनल जजमेंट शो करता है, अपनी पर्सनल जजमेंट यूज करता है, हाँ या ना। और वहां पे मैन्युपुलेशन हो सकती है, गड़बड़ी हो सकती है, येस और नो, हो सकती है, ऑफ कोर्स हो सकती है। भाई आपने अकाउंटेंट के हाथ में सब कुछ छोड़ दिया तो फिर तो दिक्कत वाली बात है ना। येस और नो? आदर्श बिल्कुल है, लेकिन वो मेथड जो आप चूज कर रहे हो, जो पहली बार आप मेथड चूज कर रहे हो, वो किस बेसिस पे चूज कर रहे हो? अपनी जजमेंट के बेसिस पे चूज कर रहे हो ना। वो तो आपने अपनी जजमेंट के बेसिस पे चूज किया, राइट। और अगर आपने, आदर्श ने एक कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट यहां पे कोट किया है कि सर कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बनाया तो गया है,
है ना, कि भाई एक बार अगर आपने एक मेथड चूज कर लिया तो कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर आपको वही फॉलो करना है। ये हमारा एक कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट होता है, आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, राइट। लेकिन जो आप पहली बार मेथड चूज कर रहे हो उसमें भी आप अपनी जजमेंट यूज कर रहे हो, और आगे जाके मेथड चेंज हो सकते हैं। हमने पढ़ा था कि कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये नहीं कहता कि आप अपने मेथड्स चेंज नहीं कर सकते, चेंज कर सकते हो प्रोवाइडेड या तो वो आपके एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो, मतलब वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, राइट आदर्श, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद देखो और भी बहुत सारी चीज़ें, राइट। 6th पॉइंट में तो वही लिखा है कि भाई आप ह्यूमन रिसोर्सेज जो है, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उनको आप क्या नहीं कर सकते, वैल्यू नहीं कर सकते, उनके टैलेंट को वैल्यू नहीं कर सकते। तो ये तो पहले वाला पॉइंट हो गया। अब 7th क्या कहता है, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सेम आइटम एड्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या है, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर द सेम आइटम। अगर एक ही आइटम के ट्रीटमेंट के लिए आपने अलग अलग पॉलिसीज बना दी है, ठीक है, अगर एक ही आइटम है, मान लो एक आइटम है और उसके ट्रीटमेंट के लिए आपने अलग अलग पॉलिसीज बना दी है कि भाई आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, तो उसमें भी मैनिपुलेशन हो सकती है। तो जो हमने ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाला डिस्कस किया, थोड़ा बहुत ये वैसा ही है, थोड़ा बहुत वैसा ही है, ठीक है। तो जो मेन लिमिटेशंस हैं जो आपको पहले से ही पता थी, वो हमारी मेन लिमिटेशंस क्या हो गई कि एक तो आप क्वालिटेटिव, जो आपके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स है, उसको आप इग्नोर कर देते हो जस्ट बिकॉज, क्योंकि आप क्या नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसको मनी में मेजर नहीं कर सकते, राइट। दूसरा क्या हो गया, दूसरा ये हो गया कि भाई आप जो अकाउंटिंग कर रहे हो वो पुराने डेटा की कर रहे हो, फ्यूचर के बारे में तो आप कुछ बता ही नहीं रहे हो। तीसरा क्या हो गया कि वो जो मनी टर्म्स है, जो मनी फैक्टर्स हैं, जैसे इन्फ्लेशन है, मार्केट वैल्यू है, उसको इग्नोर कर देते हो। फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कई बार आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं, फिर अकाउंटेंट अपनी पर्सनल जजमेंट यूज कर सकता है, यस और नो। अब सार्थक ने बोला विंडो ड्रेसिंग, यस ऑफ कोर्स विंडो ड्रेसिंग हो सकती है। ये एक और लिमिटेशन आपने 11th में पढ़ी थी। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या था, विंडो ड्रेसिंग का मतलब यही था कि आप क्या कर सकते हो, अपने अकाउंट्स के इंफॉर्मेशन में, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसमें मैनिपुलेशन कर सकते हो, उसमें गड़बड़ी कर सकते हो, नकली इनवॉइसेस बना सकते हो, फेक इनवॉइसेस बना सकते हो, फेक सेल्स के बिल्स बना सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अकाउंटेंट्स कर सकते हैं। दो, अब जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है वैसे वैसे बहुत सारी पॉलिसीज आ रही है, बहुत सारे और रूल्स बन रहे हैं, जिससे ये लिमिटेशंस कम होती जा रही है। लेकिन लिमिटेशंस तो है, हर चीज़ में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं। यस और नो, जल्दी से बताओ, कोई डाउट है तो एवरीबडी फटाफट से बताओ। किसी भी पॉइंट में अगर आपको लगता है तो मैं दोबारा समझा दूंगा, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है, ठीक है। अब ऑलमोस्ट बेकार बेकार की थ्योरी बची हुई है। ओके, जल्दी से चैप्टर को निपटाते हैं, है ना, बहुत बहुत देर हो गई है इस चैप्टर को अब। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, रोल ऑफ अकाउंटेंट इन सोसाइटी। अच्छा, रोल ऑफ अकाउंटेंट इन दी सोसाइटी। अब देखो ऐसे ही टॉपिक आएंगे, ऐसे ही टॉपिक आएंगे जिसमें आपको ना बस अपनी कहानियाँ लिखने का मौका मिलेगा, राइट, कि अकाउंटेंट का सोसाइटी में रोल क्या होता है। अब ऐसे कोई इसका स्पेसिफिक आंसर नहीं है, मैं सच बताऊं तो। अब जितने भी आपके आगे आने वाले टॉपिक्स हैं उनका कोई ना एक प्रॉपर आंसर का फ्रेमवर्क नहीं होने वाला है कि आपको यही लिख कर आना है, नहीं। अगर आप खुद से सोचो कि भाई अकाउंटेंट का सोसाइटी में क्या रोल है, सोसाइटी के लिए उसके क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आप क्या सोचोगे कि भाई पहली चीज़, वो एक बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को मैनेज कर रहा है ना, वो बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस बता रहा है, वो उसकी बैलेंस शीट बता रहा है कि भाई वो कितना प्रॉफिट कितना लॉस। एक तो सबसे पहली चीज़ जो आप हर उसमें डाल सकते हो, पहला बिल्कुल आदर्श, मैं उसी की बात कर रहा था कि टैक्स। आप जब किसी बिजनेस की अब बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हो या ये निकालते हो कि इसको कितना टैक्स पे करना है, अब वो टैक्स किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका रोल है, ठीक है, इन द सोसाइटी, कि आप प्रॉपर कैलकुलेशन करो, आप अकाउंटिंग जो कर रहे हो वो बहुत ध्यान से करो। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली पब्लिक को इम्पैक्ट कर रहा है। अगर एक बिजनेस का टैक्स गवर्नमेंट के पास जा रहा है, उसी टैक्स से ही सोसाइटी इम्पैक्ट होती है। यस और नो, जो भी गवर्नमेंट आपका काम वाम कर रही है वो उन्हीं टैक्स के पैसों से ही कर रही है, वो और कहाँ से पैसे आ रहे हैं, बात समझ रहे हो। तो ये एक रोल हो गया। और आप क्या सोच सकते हो, सोचो सोचो सोचो।
अच्छा, धारवी ने बोला है कि कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। देखो, जो इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है, राइट, वो तो ठीक है। अब कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो पब्लिकली अवेलेबल आपको नहीं करनी है तो मत करो, ऐसा धारवी बोल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि कोई भी प्रोडक्ट की एक कॉस्ट है ना, जैसे भाई लेट्स से कि मैं आज माइक बनाना शुरू कर दूं, ठीक है, और मैंने एक अकाउंटेंट को हायर किया, तो भाई अकाउंटेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो ये बाहर जाके बताना दे कि भाई इस माइक की कॉस्ट कितनी है। हाँ बिल्कुल, मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं है इस आंसर का, है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट आदर्श। और क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ठीक है, तो आपको फाइनेंस की नॉलेज है, आपको टैक्स की नॉलेज है, अकाउंटिंग तो आपको आती ही है, आप ऑडिट भी करते हो, तो आपको बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स की नॉलेज है। अब गवर्नमेंट को बहुत सारी पॉलिसीज़ बनानी होती है, गवर्नमेंट को क्या बनानी होती है, बहुत सारी पॉलिसीज़ बनानी होती है। जैसे आपको पता है हर साल एक फाइनेंस का बिल आता है फरवरी में, है ना, कि जिसमें होता है कि भाई गवर्नमेंट कितना स्पेंडिंग करने वाली है, टैक्स का रेट क्या होगा, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। तो आप अपने इनपुट्स दे सकते हो, गवर्नमेंट को अपने इनपुट्स दे सकते हो, बजट जिसको बोलते हैं, बिल्कुल सही, आपको तो पता है, राइट। तो यही चीज़ें हैं, अकाउंटेंट का रोल इन द सोसाइटी, यही सब चीज़ें, राइट। जैसे मैंने बोला, अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, उसमें आप कहानियाँ लिख सकते हो, राइट। एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना, जो आपको पता है वो आप लिख सकते हो, एग्जाम में आने के चांसेस वैसे कम होते हैं, ठीक है। देखो, जैसे मैं आपको 2-3 लाइनें पढ़वा देता हूँ। देखो, एन अकाउंटेंट विद हिज एजुकेशन, ट्रेनिंग, एनालिटिकल माइंड एंड एक्सपीरियंस इज बेस्ट क्वालिफाइड टू प्रोवाइड मल्टीपल नीड बेस्ड सर्विसेज टू द एवर ग्रोइंग सोसाइटी, ऑफ कोर्स। क्योंकि भाई देखो, आज के डेट में सबको फाइनेंस की क्या चाहिए, हेल्प चाहिए। जैसे आपको पैसे मैनेज करने हैं, आपके पास बहुत पैसा है, आपको मैनेज करना है कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, है ना। जैसे आप देखते हो कि भाई कौन सा म्यूचुअल फंड्स खरीदें, कौन सा इंश्योरेंस खरीदें, कौन से शेयर्स परचेज करें, कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कहाँ पे पैसा हमें रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। तो ये आप क्या कर रहे हो, सोसाइटी को सर्विस तो दे रहे हो, उनके फाइनेंस मैनेज करने में उनकी हेल्प कर रहे हो। अब जैसे अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है, तो अगेन मेजरली सब किससे भरवाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट से। ये सुनो कि हमारा टैक्स फाइल कर दो, हमारा टैक्स फाइल कर दो, और टैक्स सही फाइल करना, तो ये सब चीज़ें आप क्या कर रहे हो, सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने बताया एरिया ऑफ सर्विस, कि भाई आप सोसाइटी में कहाँ कहाँ अपनी सर्विसेज दे सकते हो, क्या क्या अपनी सर्विसेज दे सकते हो। तो इन्होंने इतनी लिस्ट बना रखी है ना कि आपको पढ़ के थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि ओ भाई साहब सीए ये सब कर सकता है, हाँ ठीक है। इन्होंने इतनी सारी चीज़ें इसमें लिख दी है कि भाई मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं है, किसी ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, सब कुछ। तो आप एक एक करके देखते हैं। तो पहला जो बेसिक फंक्शन है, जो बेसिक फंक्शन जो सबको पता है कि इट इज़ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये तो सबको पता है कि भाई आपकी नॉर्मली अकाउंटिंग करने के लिए सीए है, ठीक है, वो सर्विस तो आपको देगा ही देगा। ये तो सिंपल हो गया, ये तो सबको पता है, इसको तो छोड़ो। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इज ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट और इंटरनल ऑडिट। अब ये क्या होता है, इस पे मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब क्या होता है, अब जो भी आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, जो लिमिटेड कंपनीज हैं, है ना, जैसे रिलायंस है, जैसे टाटा है, जिसमें पब्लिक ने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, जिसमें पब्लिक ने अपना अमाउंट कुछ इन्वेस्ट कर रखा है, वो लिमिटेड कंपनीज होती हैं। आप सबको पता होगा, आपने पढ़ा होगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज क्या होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज क्या होती है, पर आपने बिजनेस स्टडीज या कहीं तो पढ़ा ही होगा, राइट। तो अभी अगर मैं लिमिटेड कंपनीज की बात करता हूँ, जहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डर है ना, आप जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, वो लिमिटेड कंपनी होती है। तो उनके लिए क्या होता है, उनके लिए मैंडेटरी होता है, क्या होता है मैंडेटरी, कि उनको क्या करवाना है, उनको ऑडिट करवाना है। अब सर ऑडिट क्या होता है, अब देखो ध्यान से, और ऑडिट कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। क्या बात है, ये राइट एक्सक्लूसिवली किसके पास है, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास है कि वो ऑडिट कर सकते हैं। अब ऑडिट का मतलब एक तरीके से क्या होता है, स्क्रूटनी करना, कि भाई जो आपने पूरे साल अकाउंटिंग करी है, अब मान लो आपका बिजनेस है, ठीक है, तो आपने कोई अकाउंटेंट हायर किया, उसने जर्नल बनाया, लेजर बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट सब बना दिया। उसके बाद जब आपने बना दिया 31 मार्च तक सब कुछ कर दिया, अब एक सीए आएगा, आप जाओगे किसी कंपनी में और वो अकाउंट्स आप चेक करोगे, सारी इंफॉर्मेशन को आप चेक करोगे कि हाँ जो भी इन्होंने बनाया है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, वो सही तरीके से बनाया है, उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं हो गई है। तो आप क्या चेक कर रहे हो कि हाँ भाई सब कुछ ट्रू एंड फेयर है। क्या चेक कर रहे हो, ट्रू एंड फेयर है।
तो इसको बोलते हैं ऑडिट करना, और ये हर कंपनी को कराना होता है। और फिर क्या करता है ऑडिटर, जो सीए है, वो एक रिपोर्ट तैयार करता है और उस रिपोर्ट में लिखता है कि जो भी उसने चेक करा सब कुछ ठीक था, ट्रू एंड फेयर है सब कुछ। अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो उसमें वो लिखता है कि हाँ भाई इन्होंने ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया। ये बात समझ में आई? एवरीबडी क्लियर है? ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिट। ठीक है, उसके बाद होता है एक इंटरनल ऑडिट। क्या होता है इंटरनल ऑडिट? अब बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, उनको पता है कि भाई 31 मार्च के बाद, ठीक है, एक सीए आएगा, वो हमारी क्या चेक करेगा, सारी अकाउंटिंग चेक करेगा, और अगर कोई गड़बड़ी होगी तो वो एक रिपोर्ट निकालेगा, और वो रिपोर्ट फिर अवेलेबल हो जाती है। आप कंपनी की रिपोर्ट निकाल सकते हो कि भाई इस कंपनी में अगर कोई गड़बड़ी है तो आपको पता चल सकता है कि सीए ने क्या लिखा है अपनी रिपोर्ट में। ठीक है, तो इसीलिए अब बहुत सारी कंपनीज क्या कर रही है, वो खुद से ही अपना क्या कर लेती है, अपनी एक टीम बना लेती है जो खुद से ही चेक करती रहती है। जैसे मान लो आपने पहले से ही अपने कंपनी में 2 सीएस बिठा लिए। अब उन सीएस का काम क्या है, उन सीएस का काम है पूरे साल चेक करना कि भाई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सारे डिपार्टमेंट सही तरीके से काम कर रहे हैं, फाइनेंस सही काम कर रहा है, सारे ऑपरेशन सही चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब सब कुछ हो जाए और जब स्टैट्यूटरी ऑडिट हो उसमें कोई गड़बड़ी निकल जाए। बात समझ रहे हो? ऑल्सो इंटरनल ऑडिट से होता क्या है, इंटरनल ऑडिट से टाइम टू टाइम आपको पता चलता रहता है अगर कुछ गलत हो रहा है तो। अब मान लो आपके कंपनी में कुछ फ्रॉड हो रहा था, पूरे साल फ्रॉड होता रहा, आपको पता नहीं चला, पूरे साल अकाउंटेंट अपनी जेब भरता रहा, आपको पता नहीं चला। वो तो जब साल खत्म होने के बाद सीए आया तब उसने बताया अरे अब तो हो गया, पूरे साल उसने पैसे वैसे खा लिए, वो गायब। तो इसलिए अब इंटरनल ऑडिट अगर आप कराते हो, क्या कराते हो, इंटरनल ऑडिट अगर आप कराते हो तो भाई पहले से ही पता चल जाएगा आपको, टाइम टू टाइम आपको अपनी गलतियां पता चलेगी, आप उसको इंप्रूव करोगे, आपका लॉस कम होगा। तो वो होता है इंटरनल ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट का काम परमानेंट नहीं है, हर्षित कह रहे। हर्षित स्टैट्यूटरी ऑडिट तो कराना ही कराना है, स्टैट्यूटरी ऑडिट तो कराना ही है, ये तो होगा ही होगा इन एवरी केस, ये आप करवा सकते हो इंटरनल ऑडिट। ठीक है, तो देखो क्या लिखा, इट इज अ मैनेजमेंट टूल, मैनेजमेंट अपनी मर्जी से करवा सकती है। ठीक है, वेयर एन इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल मतलब अब वो कंपनी का ही बंदा है। देखो जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है ना, ये कंपनी का बंदा नहीं होता, ये एक इंडिपेंडेंट बंदा होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट मतलब ये एक जैसे कोई सीए फर्म आपने हायर करी है, वहां से एक सीए आएगा, वहां से एक सीए आएगा, तो ये वो आपके कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो आपके कंपनी के हिसाब से नहीं करेगा, वो एक ट्रू एंड फेयर रिपोर्ट बनाएगा। ठीक है, इंडिपेंडेंटली। लेकिन इंटरनल ऑडिटर आप ही का बंदा होता है, मतलब आपने कंपनी में अपॉइंट कर रखा है, विच थॉरोली एग्जामिन्स द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस, वो एग्जामिन करता है कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा, एंड ऑल्सो द सिस्टम अकॉर्डिंग टू विच दीज हैव बीन रिकॉर्डेड विद द व्यू टू इंश्योर द मैनेजमेंट। अब देखो जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती रहती है, जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती रहती है वैसे वैसे उनका जो सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वहाँ पे क्या होता है, एक प्रोसेस होता है कि पहले एक इनवॉइस कहीं पे आएगा, वो इनवॉइस देखा जाएगा, उस इनवॉइस पे साइन होंगे, फिर वो इनवॉइस दूसरे डिपार्टमेंट में जाएगा, वहाँ पे रिकॉर्ड होगा, फिर वो रिकॉर्डिंग चेक होगा, ऐसे बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो वो प्रोसेस सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उस प्रोसेस में कोई लूप होल तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सब कौन करता है, इंटरनल ऑडिटर करता है। राइट, ठीक है, हाँ जी, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हैं। इनकम एक दिन मिलेगी उसी इस काम में। हर्षित मुझे समझ में नहीं आया कि आपने कौन सी लैंग्वेज लिखी है। ठीक है, जीएसटी ऑडिट, हाँ सार्थक जीएसटी ऑडिट भी सीए करते हैं, ऑफ कोर्स, नहीं अभी भी होता है। ठीक है, टैक्स ऑडिट क्या होता है, तो बेसिकली क्या होता है कि जो आपने, जैसे आपको पता है कि आपको अपनी इनकम पे टैक्स पे करना होता है ना, इनकम पे टैक्स पे करना होता है, तो वो जो टैक्स आपने कैलकुलेट किया है, जिसके अकॉर्डिंग आपने टैक्स पे किया है, जो इनकम आपने कैलकुलेट करी है, जो आपने प्रॉपर अकाउंटिंग वगैरह करी है, ठीक है, तो वो प्रॉपरली सिर्फ टैक्स के कैलकुलेशन के लिए जो ऑडिट होता है कि भाई टैक्स कैलकुलेशन में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, उसके लिए आपका टैक्स ऑडिट होता है। तो ये सारे ऑडिट्स आपके कौन कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं। राइट, ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं, आओ फटाफट से। उसके बाद टैक्सेशन, जैसे हम बात कर रहे थे, भाई सीएस टैक्स तो संभालेंगे ही, क्या संभालेंगे, टैक्स तो आपका संभालेंगे ही। राइट, अब टैक्स कैसे संभालेंगे, टैक्स कैलकुलेट करना सीएस का काम है। ठीक है, कंपनी को टैक्सेशन अथॉरिटी के सामने रिप्रेजेंट करना। तो कई बार क्या होता है कि जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हो जाती है, बड़ी आपकी कंपनीज हो जाती है, तो कई बार जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है
वो आपसे कुछ प्रूफ वगैरह मांगता है, उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन मांगता है कि भाई ये कहाँ से आया, आपने ये कैसे करा, आपने ये गलत कर दिया, इसका ट्रीटमेंट गलत कर दिया। तो उस केस में क्या होता है, जो सीएज हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो कंपनी के बिहाफ पे जो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जो टैक्सेशन अथॉरिटी है, उनके सामने कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई हमने ये ऐसे ऐसे करा है, हमने कोई गलती नहीं करी है, वो सब चीज़ें होती है। तो वो भी एक कौन करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, बाकी तो टैक्सेशन क्या है, जैसे आप इंडिविजुअल हो, ठीक है, आप कुछ इनकम अर्न कर रहे हो, आप कहीं पे एम्प्लॉय हो या आपका बिजनेस है या कुछ भी है, तो आपके टैक्सेशन तो सीए संभालेगा, कंपनीज के टैक्सेशन भी सीए संभालता है, राइट। जितनी भी टैक्स प्लानिंग करनी होती है वो भी करनी होती है कि टैक्स सेव कैसे करना है, आप टैक्स सेव कैसे कर सकते हो, कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लो। अब गवर्नमेंट ने रूल्स बना रखे, एक प्रॉपर इनकम टैक्स एक्ट है, एक कानून बना हुआ है भाई पूरा, क्या बना हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट। अब इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको टैक्स की सेविंग मिल जाएगी, आपका टैक्स कम हो जाएगा, राइट। टैक्स का डिडक्शन कैसे आपका होगा, तो ये बहुत सारी चीज़ें कहाँ लिखी हुई है, इनकम टैक्स एक्ट में। अब ये एक्ट सब तो नहीं पढ़ते, लेकिन आप तो पढ़ोगे। जैसे आप फाउंडेशन क्लियर करो फटाफट से, उसके बाद आप जाओगे इंटरमीडिएट में, वहाँ पे इनकम टैक्स पढ़ोगे, वहाँ पे जीएसटी पढ़ोगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये सब चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, कैसे टैक्स सेव हो सकता है, टैक्सेशन लगता कैसे है, ठीक है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है, वो सब चीज़ें कौन संभालेगा, ऑफकोर्स सीए संभालेगा, ठीक है। ओके ठीक है, राइट। देखो, एन अकाउंटेंट कैन हैंडल टैक्सेशन मैटर्स ऑफ बिजनेस और अ पर्सन एंड ही कैन रिप्रेजेंट द बिजनेस और पर्सन बिफोर द टैक्स अथॉरिटीज। तो ऐसे ना बहुत सारे लोगों को डर लगता है जब इनकम टैक्स का नोटिस आता है, ठीक है, कि भाई हमारे पास इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आना चाहिए, कोई भी नोटिस नहीं आना चाहिए, तो इसलिए वो सीएस को हायर करते हैं कि भाई हमारा टैक्स तुम संभालो, हमें डर लगता है, राइट, ठीक है। तो वो टैक्सेशन अथॉरिटी के सामने आपको रिप्रेजेंट करना, टैक्स लाइबिलिटी आपकी प्रॉपरली कैलकुलेट करना, राइट, टैक्स की प्लानिंग करना, ये सब चीज़ें सीए का काम है। सब्सिडी से, हाँ हर्षित, कुछ सब्सिडीज भी आपको मिलती है, राइट, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप पढ़ोगे जैसे जैसे आप आगे सीए में बढ़ते जाओगे। उसके बाद क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। अच्छा, आपको पता है एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली क्या होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है जो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करना, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होते हैं, राइट, जो उनका मेन काम ही यही होता है, तो वो मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में। ये हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ा भी था कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट परफॉर्म्स एन एडवाइजरी फंक्शन। वहाँ पे वो एडवाइजरी का काम करते हैं कि मैनेजमेंट को कोई डिसीजन लेना है। अब डिसीजन कैसे हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, अब प्रोडक्ट बनाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है, कि या तो कुछ सर्विसेज आप खुद से ही अपने कंपनी में एम्प्लॉय हायर करके करो, राइट। जैसे आपको मैं अगर एक एग्जांपल दूं, लेट्स से कि भाई एक रॉ मटेरियल है, क्या है, एक रॉ मटेरियल है जो आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए, आपको गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए चाहिए। अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि यार ये जो रॉ मटेरियल है ये भी हम खुद से ही बना लें, या कहीं बाहर से परचेज करें। तो उसमें भी प्रॉपर क्या करनी होती है, आपको एनालिसिस करना होता है कि कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, अब मान लो कोई मशीन है जो बहुत एक्सपेंसिव मशीन है जो आपके बिजनेस में काम आती है, फिर आपको ये सोचना होता है कि क्या ये मशीन मैं परचेज कर लूँ या ये मशीन मैं रेंट पे ले लूँ। तो ये बहुत सारे डिसीजन है जो किसको लेने हैं, मैनेजमेंट को लेने हैं, राइट, किसको, मैनेजमेंट को लेने हैं। तो अब मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए क्या चाहिए, ऑफ कोर्स किसी की हेल्प तो चाहिए ना, और वो कौन करता है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, जो आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं, जो एडवाइस देते हैं, राइट। जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे करनी है, कंपनी को इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे करनी चाहिए, राइट, वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज करना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ कर सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, ओके। इसके बाद फाइनेंशियल एडवाइस, ऑफ कोर्स फाइनेंशियल एडवाइस तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से हर कोई मांगता ही रहता है। जैसे कि बताओ भाई इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे करें। अब इतनी सारी चीज़ें हैं, म्यूचुअल फंड्स कौन से खरीदें, है ना, कौन से आपके लिए अच्छे रहेंगे, शेयर्स है तो शेयर्स कौन से खरीदें, इंश्योरेंस है, अब इंश्योरेंस कौन सा लें भाई, कौन सा इंश्योरेंस आपके लिए सही रहेगा। तो ये बहुत सारी सर्विसेज है जिसकी लिस्ट खत्म ही नहीं होगी,
राइट, ठीक है। तो इसको आराम से आप कभी मस्त मूड में हो और आपको ये जानना है कि सीए क्या क्या कर सकता है, तो आराम से पढ़ लेना, ठीक है। बिजनेस एक्सपेंशन लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि बिजनेस एक्सपैंड करने में वो हेल्प कर सकता है। तो हर चीज़ में सीए हेल्प कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप अभी जैसे फॉर एग्जांपल सीए फाउंडेशन में हो, किसमें हो? सीए फाउंडेशन में। अभी आप 4-5 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, 4-5। इंटरमीडिएट में जाओगे तो 8 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, फाइनल में जाओगे वहाँ पे 8 अलग सब्जेक्ट है। तो आपको हर एक सब्जेक्ट इतने डीप में पढ़ाते हैं ना कि भाई अकाउंटिंग भी पढ़ लो, टैक्स भी पढ़ लो, ऑडिट भी पढ़ लो, कॉस्टिंग भी पढ़ लो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ लो, बस ऑडिट, ये सब चीज़ें इतना डीप में पढ़ाएंगे तो आपको सबकी नॉलेज हो जाती है, ठीक है। तो वो हर फील्ड में सीए काम कर सकता है। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको अब ऑडिट में काम करना है, टैक्स में काम करना है, फाइनेंस में काम करना है, या अकाउंटेंट आपको अकाउंटिंग करनी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, राइट। तो उसी के लिए लिखा हुआ है कि भाई सीए बहुत सारी और सर्विसेज दे सकता है। कि इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या हो गया? अब मान लो इन्वेस्टिगेशन से क्या हो गया, मान लो किसी कंपनी को लॉस हो गया, क्या हो गया? लॉस हो गया। तो अब आपको बुलाएंगे, हाँ जी भाई साहब, सीए भाई साहब आइए ज़रा बताइए यार ये लॉस क्यों हो गया, कैसे मैं इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकता हूँ? यस और नो, क्या कर सकता हूँ? प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकता हूँ कि ये अगर हुआ है तो क्यों हुआ है, राइट, करेक्ट अदिति, हुआ है तो भाई क्यों हुआ है, और ये तो पता लगा लिया क्यों हुआ है, उसके बाद और मैं क्या कर सकता हूँ इसको इंप्रूव करने के लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा, टू हेल्प द मैनेजमेंट टू डिसाइड वेदर इट इज़ चीपर टू मैन्युफैक्चर एन आर्टिकल और बाय आउट, जो हमने ऊपर कंसल्टेंसी में पढ़ा था। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, राइट। इसको आराम से पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात इसमें होगी नहीं। अब उसके बाद उन्होंने एक और हेडिंग डाल दी है अदर सर्विसेज की। अगर पहले के काम जो आपने लिखे हुए थे वो अगर आपको लग रहा है कि कम है तो अदर सर्विसेज भी कर सकता है वो, ठीक है। कंपनी फॉर्मेशन, अगर आपको कंपनी फॉर्म करनी है तो उसमें भी सीए है। क्यों? क्योंकि आप आगे जाके लॉ पढ़ोगे, सीए फाउंडेशन में लॉ है, ठीक है, इंटरमीडिएट में भी लॉ है, फाइनल में भी लॉ है, तो ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। बात समझ में आ गई? तो इसको अगर आपका मन करे तो आराम से पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा आपको। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, पढ़ने में आपको थोड़ा सा अच्छा ही लगेगा कि ओहो इतना सारा काम करेंगे हम। हाँ जी बिल्कुल करोगे, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, जैसे मैंने कहा कि चैप्टर आपका ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब वो सब चीज़ें जिसमें आप कहानियाँ लिख सकते हो, ठीक है, जिसमें आप कहानियाँ लिख सकते हो। इसके बाद क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में क्या होता है। देखो जब कहीं भी आपसे पूछा जाए रोल, तो वहाँ पे आपको ये नहीं है कि आपको बुक की लैंग्वेज लिखनी है, कुछ लिखनी है, आप लिख सकते हो कि आपको क्या लगता है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या रोल होता है। अब पहली बात, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होता है, जहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग होती है, जो बेसिकली पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम कर रही होती है, जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम कर रही होती है, वो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है। उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या रोल होगा। अब आपको पता है कि अगर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है तो वहाँ पे पब्लिक वेलफेयर इन्वॉल्व है, वहाँ पे पूरे नेशन का वेलफेयर इन्वॉल्व है। तो अगेन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपको जो काम करना है, बेशक वो अकाउंटिंग हो, बेशक वो जैसे हमने सर्विसेज पढ़ी है, बेशक वो आप फाइनेंस मैनेज कर रहे हो, आप ऑडिटिंग कर रहे हो। अब जैसे लेट्स से आप ऑडिटिंग कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऑडिटिंग बहुत प्रॉपर तरीके से करो, क्योंकि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का ऑडिट कर रहे हो तो इसका मतलब समझ रहे हो कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है। क्यों? क्योंकि उसमें पब्लिक इन्वॉल्व है, पब्लिक का वेलफेयर इन्वॉल्व है। तो सब कुछ ढंग से चेक करो कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। जो रिसोर्सेज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के पास हैं, जो एसेट्स उनके पास हैं, वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या कुछ काम ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा, या कोई लीकेज तो नहीं है ना, कि भाई रेवेन्यू और इंक्रीज हो सकता है लेकिन ये काम ही नहीं कर रहे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखो कि जो बजटरी कंट्रोल है, मतलब आपको बजट बनाना होता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में। मतलब बजट तो हर कंपनी में, हर बिजनेस में बनाना होता है। बजट अगर आपको बनाना है तो अगेन उसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हो। तो प्रॉपर तरीके से बजट बनाओ, अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, ऑडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप रिपोर्ट्स बनाओगे, जो ऑडिट रिपोर्ट होगी, उसमें आपके जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ अकाउंटेंट टू प्रिपेयर द अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स of these public corporations in such a way that they enable the general public, क्योंकि यहाँ पे public involved है, to know how far the items appearing in the type of records justify their existence। वही बात हो गई कि जो resources public sector enterprises के पास हैं वो properly utilize हो रहे हैं या नहीं हो रहे, properly efficiently वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो वही रोल है। जैसे मैंने बोला
कि भाई आप यहाँ पे अपनी कहानियाँ लिख सकते हो अगर एग्जाम में आएगा तो, ठीक है, राइट। इसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट का फिस्कल पॉलिसीज में क्या रोल होता है। चलो पहले तो मुझे सारे बच्चे ये बताओ कि फिस्कल पॉलिसीज क्या होती है। फिस्कल वर्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पढ़ रखा है आपने, मुझे पता है 12th में बिजनेस स्टडीज में कहीं ना कहीं तो था। अंशिका ने बोला टैक्स, अच्छा हाँ जी, और बताइए। अरे यहाँ पे तो तुक्के मार लो। गवर्नमेंट पॉलिसी, सार्थक गुड जॉब, टैक्स एक्सपेंडिचर, राइट। तो बेसिकली क्या होता है फिस्कल पॉलिसीज में कि जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, उससे रिलेटेड जो पॉलिसीज बनती है कि कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितना एक्सपेंडिचर जा रहा है। अब उसमें क्या रोल हो सकता है आपका, भाई उसमें सीए क्या कर सकता है। अब मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट का मेजर रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है। गवर्नमेंट का मेजर रेवेन्यू ऑफ कोर्स टैक्स, बिल्कुल सही, कहाँ से आ रहा है, टैक्स से। तो अब टैक्स जब आ गया तो सीए तो अपने आप ही आ गया, यस और नो। भाई जहाँ पे रेवेन्यू की बात आ रही है तो सीए आ गया, तो वहाँ पे सीए का एक रोल हो गया कि भाई जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, ठीक है, उनकी टैक्स की कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। क्योंकि एक ये परसेप्शन है ना, एक सीए को गलत समझा जाता है कि सीए मतलब टैक्स की चोरी। आप सीए को अपॉइंट करते हो ताकि अपना टैक्स बचा सको, नहीं ऐसा नहीं होता है। सीएस को क्योंकि टैक्स की नॉलेज है तो वो ये ज़रूर एडवाइस करता है अपने क्लाइंट्स को कि आप टैक्स सेव कैसे कर सकते हो, ठीक है, वो तो कर भी सकते हो, भाई गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई है टैक्स सेव करने की तो वो बताएगा ही, राइट। लेकिन आप ये मत समझना कि भाई सीए मतलब टैक्स की चोरी करेगा, वो ये सब नहीं। तो यही बोला गया यहाँ पे कि भाई अगर आप किसी कॉरपोरेट में कुछ भी काम कर रहे हो, कंपनीज का आप टैक्स बना रहे हो, इंडिविजुअल्स का टैक्स बना रहे हो, तो प्रॉपर तरीके से बनाओ, ठीक है। उसमें कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई माल प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, कोई फ्रॉड वगैरह नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब वो आप प्रॉपर तरीके से बनाओगे तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप फिस्कल पॉलिसीज फ्रेम करने में, क्योंकि आपको तो सबकी नॉलेज है ना भाई, आपको टैक्स, अकाउंट्स, लॉ, ये इन सब की नॉलेज है, तो आप फिस्कल पॉलिसीज फ्रेम करने में भी आप क्या कर सकते हो, उनकी हेल्प कर सकते हो। जैसे यहाँ लिखा कि अकाउंटेंट्स हैव अ पॉजिटिव रोल टू प्ले इन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉपर फिस्कल पॉलिसीज। प्रॉपर फिस्कल पॉलिसीज फ्रेम करने में आप हेल्प कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है, राइट। अ बिजनेस एंटरप्राइज कैन बी सक्सेसफुल इन द कमर्शियल सेंस ओनली इफ अकाउंटिंग एंड बिजनेस नॉलेज आर पूल्ड टुगेदर। अब देखो टैक्स कब आएगा, जब कंपनीज प्रॉफिट कमाएंगी। प्रॉफिट कब कमाएंगी, जब उनको प्रॉपर एडवाइस मिलेगी, प्रॉपर कंसल्टेंसी मिलेगी। अगेन किसका रोल आ गया, सीए का रोल आ गया, जैसे नो। अगर आप उनको प्रॉपर एडवाइस करोगे, उनके फाइनेंसेस सही से मैनेज होंगे, राइट, तो कंपनीज का प्रॉफिट इंक्रीज होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो टैक्स आएगा। तो वही सब चीज़ें, बात समझ रहे हो, कनेक्ट हो रहा है कि भाई कहाँ पे चीज़ें जा रही हैं। देखो है तो थियोरेटिकल, चीज़ें थियोरेटिकल है, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये सब होता है एवरीबडी, यस। उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, आपके कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में आपका क्या रोल है, ये बोला गया। अगेन वही सब चीज़ें, ठीक है, वही सब चीज़ें। देखो इसमें यहाँ क्या लिखा है, एक चीज़ लिखिए, देयर एम शुड बी नॉट टू अलाउ एनी इंडिविजुअल टू गेन एट द कॉस्ट ऑफ नेशन। क्या लिखा है यहाँ पे कि देयर एम मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एम क्या होना चाहिए, नॉट टू अलाउ एनी इंडिविजुअल टू गेन एट द कॉस्ट ऑफ नेशन। भाई अगर देखो सिंपल सी बात है, अब आपको पता है कि सीए क्या क्या कर सकता है, वो लॉ में भी इन्वॉल्व रहता है, टैक्सेशन में भी इन्वॉल्व है, वो ऑडिट में भी इन्वॉल्व है, वो अकाउंटिंग में भी इन्वॉल्व है, सब चीज़ों में वो इन्वॉल्व है, उसका रोल हर जगह है, ठीक है। तो इसलिए बोला गया कि आप किसी इंडिविजुअल को कोई ऐसी एडवाइस मत दो कि भाई तू छोड़ना क्या करेगा टैक्स पे करके, कोई नहीं पकड़ा जाएगा। अब भाई 150 करोड़ की आबादी है हमारे देश में, ठीक है, तो अगर कोई एक इंडिविजुअल टैक्स नहीं पे करेगा, कहाँ किसी को फर्क पड़ रहा है, राइट। तो ये सब नहीं करना, किसी इंडिविजुअल का गेन नहीं, उसको कुछ ऐसी एडवाइस नहीं करनी है जिससे नेशन का कुछ एट द कॉस्ट ऑफ नेशन। तो वही सब चीज़ें कि इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जैसे अगर आपको याद हो सीए डे पे हमारे मोदी जी ने एक बार कहा था कि जो सीए का सिग्नेचर है इज मोर पावरफुल देन दी प्राइम मिनिस्टर सिग्नेचर। वो एक वीडियो आपको मिल जाएगी, वो आप देख सकते हो। क्यों? क्योंकि वो जो ऑडिट की रिपोर्ट पे साइन करता है, सीएस जो ऑडिट की रिपोर्ट पे साइन करते हैं, राइट, वो बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत पावरफुल। मान लो अगर कंपनी में कुछ गलत हो रहा है, अगर कुछ कंपनी में गलत हो रहा है लेकिन आप फिर भी ऐसी रिपोर्ट बना रहे हो कि नहीं सब कुछ ठीक है, तो अगेन गलत बात है, ऑफ कोर्स गलत बात है। तो कंपनी सही चल रही है, ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो बता दो भाई।
अगर टैक्स की चोरी हो रही है तो बता दो। किसको बता दो? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को बता दो, तो गवर्नमेंट अगेन एक्शंस वगैरह वो सब कुछ लेती है। लेकिन सबसे पहला रोल क्या है कि इंडिविजुअल अगर आपके पास आ रहा है, कंपनीज अगर आपके पास आ रही है, तो उनको टैक्स की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दो, उनका टैक्स ढंग से कैलकुलेट करो, उनका ऑडिट सही से करो, सब कुछ सही से करोगे तो ऑफ कोर्स आप इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट तो कर ही रहे हो। यस और नो? हाँ जी। तो इसके साथ आपको दिख रहा होगा कि नीचे समरी शुरू हो गई है, मतलब चैप्टर समाप्त हो गया है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आई थिंक 1-2 टॉपिक हैं जो सिर्फ हमारे छोड़ गए हैं, जो छूट गए हैं, जो अभी हमने नहीं करे हैं, कर लेंगे कभी बात में। बहुत थियोरी हो गई, लेकिन मैंने कोशिश करा कि मैं आपको प्रैक्टिकल से भी थोड़ा सा कनेक्ट कर दूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देके। तो अगर आप बोर नहीं हुए हो तो बहुत अच्छी बात है, हो गए हो तो कोई बात नहीं, चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, एक बार समरी देख ले कि आपने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी, हमको याद है वो डेफिनेशन। उसके बाद आपने पढ़ा था कि अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड थे, एक इन्फॉर्मेशन को जनरेट करना और एक उसको यूज़ करना। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे कि भाई सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, उसके बाद फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना और सॉल्वेंसी पोजीशन। ये 5 हमने पढ़े थे। ये हमने जो समरी में लिखा हुआ है ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट में हमने देखो क्या है, अकाउंटिंग के फंक्शंस हमने पढ़े हैं। ऑफकोर्स हमने अकाउंटिंग के फंक्शंस पढ़े हैं कि भाई किसको क्या करना, मेजर करना, फॉरकास्ट करना, ये सब। ये छोटा क्यों नहीं हो रहा, रुको, हाँ ठीक है, ये हमने पढ़ रखा। मेजर करना, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, कंट्रोल, ये सब हमने पढ़ लिया। बुक कीपिंग हमने पढ़ ली, अकाउंटिंग की सब फील्ड्स ये भी हमने पढ़ ली है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, मैनेजमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ लिया। यूजर्स हमने सारे पढ़ लिए कि इन्वेस्टर्स को क्यों चाहिए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, बाकी सबको क्यों चाहिए, राइट। इसके बाद देखोगे आप, इसके बाद अगर आप देखोगे तो बहुत मेजर हेडिंग किसी और टॉपिक की नहीं है। तो जैसे मैंने बोला कि जो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, वो एक बहुत ही कॉमन जनरल टॉपिक है। अगर एग्जाम में आता है तो थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया होगा तो आप लिख लोगे। यस और नो? चलो नॉलेज टेस्ट की जाए भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तैयार हो आप सब? करें थोड़ा ट्रू फॉल्स करें। कोई भी आंसर नहीं देखेगा अगर आपने पीडीएफ खोल रखी है, ठीक है, चीटिंग नहीं करनी है किसी को भी। ओके, पहला, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग अकाउंटिंग, बोथ आर सेम। यस एवरीबडी। अरे वाह, क्या है? फॉल्स। ये तो बहुत ही ईजी हो गया, बहुत ज़्यादा आसान हो गया, फॉल्स है, करेक्ट, ठीक है। सेकंड, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कवर्स द प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। हाँ जी एवरीवन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सोचो मेन रोल क्या था? क्या ये इसका मेन रोल है कि भाई प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? यस एवरीबडी। हाँ, यहां पे मिक्स आंसर आ रहे हैं तो मतलब यहां कंफ्यूजन हुई। देखो, प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेशन, बेटा ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है, हाँ या ना? ये सब चीजें तो आप पढ़ रहे हो कि भाई अकाउंटिंग रिकॉर्ड करना, मतलब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है। जिन बच्चों ने ट्रू कहा है, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन काम क्या था? इंफॉर्मेशन को इस तरीके से प्रेजेंट करना जो मैनेजमेंट डिसीजन ले सके। ऐसा कुछ तो इन्होंने लिखा ही नहीं है। इन्होंने क्या लिखा? प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। ये तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन में कवर था ना? हाँ जी एवरीवन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रूल्स में था ये तो इसका आंसर अगेन फॉल्स है। जिन बच्चों ने ट्रू बोला है, हाँ जी जल्दी से बताओ, कंफ्यूजन दूर हुई है? एवरीबडी बोलो बोलो बोलो, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। थर्ड वन देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद इंटरनल रिपोर्टिंग टू द मैनेजर्स ऑफ अ बिजनेस यूनिट। हाँ जी बताइए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद इंटरनल रिपोर्टिंग टू द मैनेजर्स ऑफ अ बिजनेस यूनिट। अब यस, तो ये है जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट करता है, ठीक है। तो इन्होंने स्वैप कर दिया, ऊपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डाल दिया, यहाँ पे इन्होंने इंटरचेंज कर दिया, तो ये भी क्या है? फॉल्स है, ठीक है। फोर्थ देखो, कस्टमर्स ऑफ बिजनेस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज यूजर्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू नो। अच्छा, इन्होंने बोला कस्टमर्स आपके यूजर नहीं होते। अरे नहीं बेटा, होते हैं, हमने पढ़ा था, ठीक है, राइट। ये सब आप अंडरलाइन करो। हाँ देखो, सत्यम ने बहुत अच्छी बात बोली है कि सर जो चीज़ें आपने अंडरलाइन करवाई है मेनली उसी के क्वेश्चंस हैं। यस,
इंपॉर्टेंट जो हमने अंडरलाइन कर रखा है मेनली उसी के क्वेश्चन है। फिफ्थ देखोगे अगर आप, समराइजिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। समराइजिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस of financial characters evidenced by some documents such as sales bills, passbook ये are recorded in the books of account. Summarizing is the basic function of accounting, नहीं, bookkeeping is the basic function of accounting, right? क्या बात है, सबका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। False, summarizing basic नहीं है, recording basic function था आपका, right? बहुत बढ़िया। Sixth, balance sheet shows the position of the business on the day of its preparation and not on the future date। हाँ जी, फाइनली हमारा एक ट्रू आया है ना, पहली बार उन्होंने कुछ सच बोला है। बैलेंस शीट शोज द पोजीशन, राइट, ट्रू। जिस दिन को आप प्रिपेयर कर रहे हो, ऑन द डेट ऑफ इट्स प्रिपरेशन, उस दिन की पोजीशन वो बताता है और फ्यूचर डेट की नहीं बताता। ये तो हमने अभी अभी लिमिटेशन में भी पढ़ा है, ठीक है। चलो फाइनली कुछ तो सच बोला उन्होंने। उसके बाद आते हैं 20th पे। देखो इसके बाद क्या है, इसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग आर कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, राइट, एसरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस। क्या लगता है आपको, राइट? 7th का बताओ फटाफट से। हाँ ये तो सही कह रहा है ना यार, ये तो सही बात है कि बुक कीपिंग की ऑब्जेक्टिव क्या है, रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना और बिजनेस पे उसका फाइनेंशियल इफेक्ट बताना। यस, ये तो सही है। तो लास्ट के 2 हमारे ट्रू हो गए, बाकी सब फॉल्स थे। क्या थे? बाकी सारे के सारे फॉल्स थे। हाँ जी, किसी को किसी भी उसमें पॉइंट में, किसी भी पॉइंट में डाउट है तो पूछ लो, किसी भी एक ट्रू एंड फॉल्स में डाउट है तो पूछ लो। है किसी को इजी थे? ऐसा तो नहीं लगा कि भाई ये कहाँ से आ गया? नहीं, जो पढ़ा हमने ऑलमोस्ट उसी में से था, है ना, राइट, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ऑप्शंस सारे पढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग? इन तीनों में से कौन सी सब फील्ड नहीं है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बुक कीपिंग। क्या बात है, बुक कीपिंग कोई सब फील्ड नहीं है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग अलग है, बुक कीपिंग अलग है। अकाउंटिंग के टाइप्स कौन कौन से थे? मैनेजमेंट, कॉस्ट, फाइनेंशियल, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमन रिसोर्स, ये हमारे सब फील्ड्स थे। बहुत बढ़िया। सेकेंड कहता है पर्पस ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम शुड इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, 3 पॉइंट्स आपको दे रखे, ठीक है। इंटरप्रेट एंड रिकॉर्ड द इफेक्ट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये तो अकाउंटिंग सिस्टम का पर्पस होना चाहिए ना, हाँ होना चाहिए। क्लासिफाई द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन टू फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स, अच्छा ठीक है। थर्ड क्या है? डिक्टेट द स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, डिक्टेट द स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज ट्रांजेक्शन दैट द एंटरप्राइज। ये क्या है? ये कोई अकाउंटिंग सिस्टम का कोई पर्पस नहीं होता कि भाई ये बताना कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज ट्रांजेक्शन, मतलब आप ये बात हो गई कि आप किसी बिजनेस को बता रहे हो कि अच्छा ये ट्रांजेक्शन करो, अच्छा ये ट्रांजेक्शन करो। नहीं, हमारा काम है ट्रांजेक्शन होने के बाद उसको रिकॉर्ड करना। यस और नो? अकाउंटिंग सिस्टम का तो आंसर क्या हो गया आपका? सी। बहुत बढ़िया, सब बच्चों ने सी बोला है, क्या बात है। थर्ड पे आते हैं, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न्ड विद, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न्ड विद, ये तो सबका सही है, साफ साफ आपको दिख रहा है। रिकॉर्डिंग ऑफ, लेकिन मैंने जैसे आपको बोला कि क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग दिख गया तो इसका मतलब ये नहीं है आंसर उसको टिक करो, 3 ऑप्शन पढ़ने हमेशा, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा, हाँ, बुक कीपिंग इसके लिए कंसर्न है। डिजाइनिंग द सिस्टम इन रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइज, अरे नहीं रे, समराइजिंग क्या बुक कीपिंग में होती है? नहीं होती है, ठीक है। इंटरप्रेटिंग द डेटा फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरप्रेट तो आप करते ही नहीं हो, बिल्कुल नहीं। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। यस और नो एवरीबडी? ठीक है। फोर्थ पे आते हैं। ऑल द फॉलोइंग्स आर फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग एक्सेप्ट डिसीजन मेकिंग, हाँ। लेजर पोस्टिंग और फोरकास्टिंग, लेजर पोस्टिंग कोई फंक्शन नहीं था अकाउंटिंग का, राइट। हमने फंक्शंस में क्या पढ़ा? डिसीजन मेकिंग, यस। फोरकास्टिंग, यस, राइट। अकाउंटिंग का फंक्शंस में डिसीजन मेकिंग पढ़ा था कि आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है टू मेक डिसीजंस, यूजर्स को कम्युनिकेट करना। फोरकास्टिंग पढ़ा था, यस, कि इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग, कैसे? ट्रेंड्स को फॉलो करके, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग? एवरीबडी? यस, क्या बात है, अकाउंटिंग।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप अकाउंटिंग में बनाते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या था? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, ये सब चीज़ें। क्या बात है, अभी तक सारे ठीक हैं। 6 देखो, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज एसरटेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलती है? हमने पढ़ा था कैसे, बैलेंस शीट से। क्या बात है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड क्रेडिटर्स, बिल्कुल, लेंडर्स, हाँ जी, बोथ ए एंड बी, हाँ जी, बोथ ए एंड बी। आंसर क्या हो गया? बोथ ए एंड बी। क्या बात है, सारे आपके आंसर्स बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, 8 पे आओ। नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट कंसिडर एसेट्स एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। नहीं भाई, ये तो हम कंसिडर करते हैं। लाइबिलिटीज एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, ये भी हम कंसिडर करते हैं। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एक्सप्रेस्ड इन नॉन मॉनेटरी टर्म्स, यस, सी, राइट, ठीक है। हर्षित ऑलमोस्ट सेम है, तभी तो स्लैश कर रखा है, ठीक है। 9th देखो, ऑन January 1 सोहन पेड रेंट ऑफ 5,000, दिस कैन बी क्लासिफाइड एज क्या बात है, क्लासिफाइड एज ट्रांजेक्शन। ये तो ट्रांजेक्शन है, क्या है? एक एक्टिविटी है कि आपने रेंट पे करा, बिल्कुल सही, एक्टिविटी, ट्रांजेक्शन, ठीक है। 10th क्या है? ऑन March 31, 2020, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स, आफ्टर सेल ऑफ गुड्स, आपने गुड्स की सेल कर दी 2,000 रुपए की, आपके पास इन्वेंट्री बच गई 10,000 की। ये क्या है? देखो देखो, ध्यान से सुनो, आपने सेल कर दी, उसके बाद इन्वेंट्री बची। इन्वेंट्री बचना इज अ इवेंट। ये तो सारी ट्रांजैक्शन करने के बाद का कॉन्सिक्वेंस है। ये इन्वेंट्री बच गई, इसमें आपने कोई एक्टिविटी तो नहीं करी, ये तो क्या है? कॉन्सिक्वेंस, इवेंट है। दिस इज एन इवेंट। सब बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, क्या बात है, 10 के 10 MCQ सही थे आपके, राइट। तो आपको पता चल चुका होगा कि फर्स्ट चैप्टर में से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था कि हमें कवर तो करना ही है, तो हमने कवर तो किया। उसके बाद देखो थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं आपके नीचे कुछ। क्या है? डिफाइन अकाउंटिंग। कर सकते हो अकाउंटिंग को डिफाइन? कर सकते हो या नहीं कर सकते? कर सकते हो ना, हाँ कर सकते हो, ठीक है। वेट, ओके, धारविन ने क्वेश्चन पूछा है किसी MCQ का। वेट हम पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। सेल करना तो ट्रांजेक्शन है, हाँ, आपने सेल करा रेंट का, आपने 5,000 रुपीज़ का सेल करा तो ट्रांजेक्शन है। लेकिन धारवी वो क्या है? वो आपका इवेंट तो नहीं है ना। देखो इवेंट क्या होता, इवेंट क्या होता कि लेट्स से कि आपने 5,000 का क्या किया, रेंट पे किया, तो आपका लॉस आ गया 5,000 का, या आपका 5,000 का एक्सपेंस हो गया, 5,000 का आपका एक्सपेंस हो गया, आपने 5,000 का एक्सपेंस देखा। ये सब चीज़ें इवेंट होता कि भाई इसको करने से ये हुआ, दैट इज इवेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने गुड सेल करे या कुछ भी सेल करा, उसके बाद आपके पास 10,000 रुपये का स्टॉक बच गया, 10,000 रुपये का स्टॉक बच गया, दैट इज इवेंट। सेल करा, आपने गुड्स एक्सचेंज करे, कुछ एक्टिविटी करी, कुछ परफॉर्मेंस आपने करी है, दैट इज अ ट्रांजेक्शन। ये सुनो, ठीक है। इशिका, इसके ये जो है आफ्टर सेल ऑफ गुड्स, तो इनका यही कहने का मतलब है कि सेल ऑफ गुड्स का नहीं पूछ रहे, वो सेल ऑफ गुड्स का नहीं पूछ रहे हैं वो। अगर वो सेल ऑफ गुड्स का पूछ रहे होते, उन्होंने क्या बोला कि गुड्स की सेल कर दी है, गुड्स की आफ्टर सेल ऑफ गुड्स, आपके पास 10,000 की इन्वेंट्री बची, तो ये बेसिकली इनका मेन फोकस किस पे है कि 10,000 की इन्वेंट्री बची, तो ये क्या है? आपका एक इवेंट है। अगर ट्रांजेक्शन, ये आपका क्या है? ये ट्रांजेक्शन है, दिस इज अ ट्रांजेक्शन। ये सुनो, है ना। जैसे मान लो आपने गुड्स परचेज करे, आपने गुड्स परचेज करे कितने के? 10,000 के, ठीक है, ये क्या है? ट्रांजेक्शन है। आपने उसको सेल करा कितने का? 12,000 का, ये भी क्या है? ट्रांजेक्शन है। लेकिन आपको 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। मुझे बताओ 2,000 का जो प्रॉफिट हुआ ये क्या है? 2,000 का प्रॉफिट इज इवेंट, कि भाई ट्रांजेक्शन्स की वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं, जो आपका रिजल्ट आया है, दैट इज अ इवेंट। बात समझ में आ गई है? ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। हाँ जी, इसके बाद देखो थियोरेटिकल क्वेश्चंस, ठीक है। थियोरेटिकल क्वेश्चंस, अकाउंटिंग को डिफाइन ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं सर, ठीक है। सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग ऑफ कोर्स आपको पता है। व्हाट आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये भी आपको पता है। पता है या नहीं पता? जल्दी बोलो, आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स पता है या नहीं पता? बहुत सारे पता है, पता है? यस पता है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अब देखो ये है जो हमने अभी डिस्कस नहीं किया। डिस्कस ब्रीफली द रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, लॉ।
ठीक है, मुझे पता है कि मैंने डिस्कस नहीं किया, किसी और दिन इसको डिस्कस कर लेंगे, बहुत थ्योरी हो जाएगी, ठीक है, अभी मेरे को इसको पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं है, राइट। फोर्थ में क्या है, डिस्कस द लिमिटेशंस आप बता सकते हो, आज ही डिस्कस किया। व्हाट सर्विस कैन अ सीए प्रोवाइड टू द सोसाइटी, सर्विस पूछ रहे हैं, सर्विसेज जो हमने पढ़ी है, अरे दुनिया भर की सर्विसेज आप बता सकते हो जो हमने पढ़ी है, दुनिया भर की, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कितने मार्क का क्वेश्चन होगा, 2, 4 जितने मार्क का होगा लिख देना, येस और नो। तो आपको लग रहा है कि चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आपको लग रहा है कि चैप्टर आपको समझ में आ गया, बहुत ही बेसिक सा चैप्टर था, राइट। हमने ऑलमोस्ट लाइन टू लाइन कवर किया, ठीक है, मुझे पता है 1-2 टॉपिक जो मैंने नहीं कराया वो बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। सो आज क्या है हमारा थर्ड डे आज हमारा, राइट। तो तीसरे दिन आज हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, थियोरेटिकल चैप्टर था। नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हम अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है, अकाउंटिंग टर्म्स जो बेसिकली आपका चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 हम अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ेंगे, उसके बाद अकाउंटिंग पॉलिसीज पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने बोला विल ट्राई कि भाई जल्दी जल्दी थ्योरी को निपटाएं। अब अकाउंटिंग टर्म्स जो है वो इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उसमें हम अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल से कनेक्ट करेंगे, तो वो हमारा इंटरेस्टिंग होगा। तो कल हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग टर्म्स। आपको करना क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनो, क्लासेस का कोई यूज़ नहीं होने वाला अगर आप क्या नहीं करोगे, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे। मैं आपको बता दूं पूरे सीए जर्नी में जो क्लासेस हैं वो बहुत मिनिमम रोल प्ले करती हैं। मेन आपका सेल्फ स्टडी है, क्या है, सेल्फ स्टडी। तो डेली जो क्लास में हो रहा है एटलीस्ट उसको तो आपको घर जाके पढ़ना ही पढ़ना है। अभी तो आप घर में ही होंगे, ठीक है, आपको घर से पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी हो जाए। तो होगा क्या, कोई डाउट्स आएंगे वो क्लियर हो जाएंगे, साथ में रिवाइज हो जाएगा, टेस्ट भी आपके होंगे। अभी मैं इस चैप्टर का टेस्ट तो मैं भी आपका नहीं ले रहा हूँ, 2, 3, 4 चैप्टर जो इकट्ठे हो जाएंगे उनका इकट्ठे टेस्ट लूँगा, ठीक है, राइट। तो कल हम स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सेल्फ स्टडी में बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। ई को कब स्टार्ट होगी, ई को विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे, पक्का ई को विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे, आई प्रॉमिस, मंडे से मैं पक्का ई को स्टार्ट कर दूंगा, ओके। तो चले फिर, चलो ओके, बाय बाय, आई विल सी यू टुमारो, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।